Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is fourth lecture of rotational dynamics. In this lecture, we are going to study about conical pendulum and problem based on conical pendulum. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. That Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision, weekly tests, and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कोनिकल पेंडुलम से. सो कोनिकल पेंडुलम होता क्या है? अ टाइनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब बेसिकली आइडियल स्ट्रिंग की बात हो रही है. यहाँ पे स्ट्रिंग की जो प्रॉपर्टीज दी गई है, यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या कही गई है? इट इज लॉन्ग, फ्लेक्सिबल, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल. तो ये हो गया आइडियल स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कैसा लिया हुआ है? आइडियल स्ट्रिंग. हो सकता है आप अगर एंट्रेंस लेवल का प्रिपेयर करो तो वहां पे आइडियल स्ट्रिंग वर्ड आ जाए, उसका मतलब होता है मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. सो आइडियल स्ट्रिंग है, इसके बेस पे एक टाइनी मास कनेक्टेड है विच इज कॉल्ड एज बॉब. इसे क्या कहा जाता है? बॉब. सो ये इसे लगा दिया जाता है एक रिजिड सपोर्ट पे. सो जो असेंबली हमें दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड एज सिंपल, इट इज कॉल्ड एज पेंडुलम. बेसिकली ये पूरे असेंबली को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज पेंडुलम. एंड अगर पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है अलोंग सिंगल वर्टिकल प्लेन, इन अ सिंगल वर्टिकल प्लेन में ये ऑसिलेट हो रहा है. ऑसिलेट हो रहा है मतलब जस्ट यहाँ पे टू एंड फ्रो इसका मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है. ऑसिलेट अगर हो रहा है बॉब, सो तब इसे कहा जाता है सिंपल पेंडुलम, जो हम इसके बाद वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे. अभी हमें बात करनी है कोनिकल पेंडुलम की. सो कोनिकल पेंडुलम होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि कोनिकल पेंडुलम कैसा होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पेंडुलम इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो उसका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कोन डिस्क्राइब कर रहा है. स्ट्रिंग इज डिस्क्राइबिंग कोन. स्ट्रिंग क्या बना रहा है? कोन बना रहा है. एंड जो बॉब है, बॉब इज मेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल. बॉब जो है वो क्या बना रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल. सो इसे कहा जाता है कोनिकल पेंडुलम. सो यहां पर हमने क्या देखा कि कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग रिवॉल्व कर रहा है कि स्ट्रिंग मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ वर्टिकल एक्सिस. एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है मींस बॉब, वो क्या परफॉर्म कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल. तब इस ओवरऑल अरेंजमेंट को कहा जाता है कोनिकल पेंडुलम. सो हमें इसका डेरिवेशन स्टडी करना है. सपोज ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे एक कोनिकल पेंडुलम है जो राइट सर्कुलर कोन डिस्क्राइब कर रहा है. मींस इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पे कोन डिस्क्राइब हो रहा है. दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. एंड सपोज वर्टिकल के साथ जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ने थीटा एंगल बनाया, थीटा एंगल पे स्ट्रिंग मूव कर रहा है. दिस इज पोजीशन ऑफ बॉब. सो हम देखेंगे यहाँ पे टेंशन जो है, टेंशन की डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे एनिमेशन में भी. टेंशन कहाँ पे रहेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग दी स्ट्रिंग. अब ये थीटा है, सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये भी क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग के साथ थीटा एंगल फॉर्म करेगा. ऑल्टरनेट एंगल जेड फॉर्म हो रहा है. सो इट इज कॉल्ड एज टी नॉट कॉस थीटा. एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा टी नॉट साइन थीटा. एंड दिस इज रेडियस ऑफ द कोन. ये क्या है? रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस. अब देखो यहाँ पे फोर्सेस कैसे बैलेंस हो रहे हैं. बॉब का जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. mg कहां पे एक्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. एंड mg किससे बैलेंस होगा? टी नॉट कॉस थीटा से. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन क्या कर रहा है? यहाँ पे मास को बैलेंस कर रहा है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन क्या कर रहा है?
इट इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लिख सकते हैं mv²/r, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय mr ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसमें v की वैल्यू r ओमेगा पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, r mr ओमेगा स्क्वायर। सो इन दोनों इक्वेशन को हम अगर लिखे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलता है कि T0 sin थीटा is providing necessary centripetal force or it is balancing centrifugal force and T0 cos theta is balancing its weight। so अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, T0 sin theta डिवाइड बाय T0 cos theta is equals to mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय mg, देन mm कैंसल, हमें मिलता है T0 भी कैंसल, साइन अपॉन कॉस tan थीटा इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर बाय g। सो इससे, या फिर अगर हम tan थीटा ना लिखे ओमेगा स्क्वायर के लिए, हमें सबसे पहले डिराइव करना है ओमेगा के लिए। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम सबसे पहला डेरिवेशन देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए। अगर हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा स्क्वायर के लिए रीअरेंज करने पे हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी टैन थीटा बाय आर, जी टैन थीटा बाय आर। सो ओमेगा को हम लिख सकते हैं जी टैन थीटा मीन्स अगेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। अगर हमें इस एक्सप्रेशन को इंडिपेंडेंट ऑफ आर बनाना है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। हम देख सकते हैं आर एंड दिस इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज व्हाट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और आर दिया हुआ है। सो थीटा का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें लेना पड़ेगा, साइन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो ऑपोजिट है आर, हाइपोटेनस है एल। सो इससे आर की वैल्यू मिलती है एल साइन थीटा, क्योंकि एल मेजर करना मोर इजी है एज कंपेयर टू आर। एंड व्हाट इज एल, एल रिमेंबर ये एक एंड से लेके सेंटर ऑफ स्फीयर तक के डिस्टेंस को कहा जाता है एल, ना कि सिर्फ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, ये रहेगा एल। सो यहां पे हम लिख देते हैं एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। सो रेडियस ऑफ द बॉब कैपिटल आर से लिख देता हूं, क्योंकि हमने आर कोन की रेडियस कंसीडर की है स्मॉल आर से। सो यहाँ पे अगर हम आर को रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जी साइन थीटा, आर को रिप्लेस करने पे हमें मिलता है एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलती है जी बाय एल कॉस थीटा। सो इससे ओमेगा की वैल्यू मिलती है हमें अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। सो ये रहेगा फॉर्मूला फॉर ओमेगा। सो रिमेंबर, अब हमें पता है ओमेगा मतलब क्या होता है, 2π/t। ये हम फॉर्मूला देख चुके हैं सर्कुलर मोशन में स्टार्टिंग में ही। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t एंड इट इज ऑल्सो गिवन बाय इन टर्म ऑफ कोनिकल पेंडुलम अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा, जी बाय एल कॉस थीटा। सो इससे अगर हमें टाइम पीरियड बनाना है, टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन बनाना है अगर, सो टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। सो 2π एज इट इज एंड ओमेगा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। देन 2π डिनोमिनेटर को अगर हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो हमें मिलता है अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। सो ये रहेगा फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। आफ्टर दैट हमें बताना है टाइम फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2π 1/2π एल कॉस थीटा बाय जी। सो यहां से 1/2π एज इट इज, अगेन रूट वाला पोर्शन रेसिप्रोकेट होने के बाद हमें मिलेगा जी बाय एल कॉस थीटा। सो अगर हमें पता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो वैरी होने वाला नहीं है क्योंकि इनएक्सटेंसिबल और हम आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। सो फॉर आइडियल स्ट्रिंग वी नो एल इज कांस्टेंट एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दोनों वैल्यूज यहाँ पे कांस्टेंट है। यू कैन से कि जी एंड एल कांस्टेंट टर्म्स है।
सो कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली यहां पे किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन थीटा ओनली। ये किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे ही डिपेंड करेगा। सो आइए हम सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। उसके पहले एक पॉइंट आपको बताना है। रिमेंबर हमने देखा फॉर अ गिवन सेटअप एल एंड जी आर कॉन्स्टेंट, सो बोथ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन थीटा, थीटा पे डिपेंड करता है। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन स्ट्रिंग कैन नेवर बिकम हॉरिजॉन्टल, जब रिवॉल्व हो रहा है तो स्ट्रिंग ठीक है रिवॉल्व हो रहा है, स्पीड बढ़ाई यहां पे जाएगा और स्पीड बढ़ाई, पेंडुलम यहां जाएगा, बट कभी भी पेंडुलम जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम टू फैक्ट्स यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। पहला, अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गया, फोर्स ड्यू टू टेंशन विल बी हॉरिजॉन्टल, टेंशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एंड टेंशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये जस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर को। सो यहां पे वेट को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, इसीलिए स्ट्रिंग थोड़ा बेंड रहेगा बट वो कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। एंड सेकेंड फैक्ट ये है कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो वर्टिकल के साथ, अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाता है सो वर्टिकल के साथ इसका एंगल हो जाएगा 90। अब 90 एंगल हो रहा है, सो यहां पे फॉर्मूले में हमारे पास cos थीटा यूज होता है एंड cos 90 जीरो होता है, तो टाइम पीरियड इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम यहां पे देख सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज गिवन बाय एल कॉस थीटा, तो एल कॉस थीटा एंड फ्रीक्वेंसी में कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आता है, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जीरो, एंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है कि जीरो टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है, इसीलिए कभी भी स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है कि देयर इज अ मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल वर्टिकल पिलर, यहां पे आप देख सकते हो देयर इज अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर, यहां पे वर्टिकल पिलर हम देख पा रहे हैं। देन एट द टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड्स विच कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रॉड है, दिस इज वन रॉड एंड दिस इज सेकंड वन, ये अबाउट वर्टिकल एक्सिस रोटेट हो रहा है। एट द एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज अ वर्टिकल रॉड फिटेड लाइक एन एल्बो जॉइंट, यहाँ पे वर्टिकल रॉड होते हैं जो एल्बो जॉइंट की तरह फिट होते हैं यहाँ पे। देन एट द लोअर एंड ऑफ द वर्टिकल रॉड देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, हॉर्स होते हैं जहां पे राइडर बैठ सकता है। एज मेरी गो राउंड इज सेट इनटू द रोटेशन, जब इसका रोटेशन स्टार्ट होता है दिस वर्टिकल रॉड्स मूव अवे फ्रॉम द एक्सल बाय मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये एक्सल जो है, सॉरी रॉड जो है वो एक्सल से अवे मूव कर रहे हैं, रॉड्स एक्सल से अवे मूव कर रहे हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं विद द वर्टिकल। सो फिगर में दिया हुआ है वर्टिकल सेक्शन ऑफ द मेरी गो राउंड एंड हमें कहा गया है थीटा की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मेरी गो राउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन नहीं है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, अब यहां पे हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। सो समझते हैं, जब ये मूव करेगा, हॉर्स पे राइडर है, इसका जो वेट है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा mg, एंड टेंशन यहां पे रहेगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ टेंशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ टेंशन। सो वी नो कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन विच इज, यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, t cos थीटा, इट विल बैलेंस mg, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन विच इज t sin थीटा, ये किसे बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, विच इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो इन्हें हम अगर लिख ले तो क्या मिलता है हमें मिलेगा t cos थीटा जो है ये बैलेंस कर रहा है mg, एंड t sin थीटा बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं साइन अपॉन कॉस तो क्या मिलेगा, t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय mg, mm कैंसल, tt कैंसल, सो मिलता है हमें tan थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। देन यहां पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ, ठीक है जी की वैल्यू पाई स्क्वायर है, साइन 37 0.6 है, सो tan थीटा एज इट इज रखा हमने, r एज इट इज, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 2 पाई n,
the whole square by g. So tan theta equal to r, value of 2 square 4 pi square n square by g. बट g इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर होता है, so यहाँ पे g और पाई स्क्वायर कैंसल, क्या मिलता है हमें n स्क्वायर के लिए फॉर्मूला, n स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा बाय आर जी, एंड n इज इक्वल्स टू अंडर रूट tan थीटा बाय आर जी. आई होप आपको ये स्मॉल डेरिवेशन समझ में आया हो. अब कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मूला बिल्कुल भी डायरेक्ट लर्न मत कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कैसा भी क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट कर पाओगे. अब इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है. हमें पता है आर मतलब एक्सल से डिस्टेंस दिया हुआ है हॉर्स का, एंड ऊपर से यहां से डिस्टेंस कितना है 2.1 मीटर. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वैल्यू कैसे मिलेगी. सो सपोज अगर मैं साइन थीटा लेता हूं यहां पर वैल्यू सी, ये जो है थीटा, अगर मैं यहां पे वैल्यू साइन थीटा ले रहा हूं, सो साइन थीटा मतलब क्या होगा, ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड किसके बराबर रहेगा, दिस इज आर, यहां से यहां तक ये क्या है, आर है, आर माइनस 2.1. सो ऑपोजिट साइड हो जाएगा आर माइनस 2.1, और हाइपोटेनस कितना हो जाता है 1.5. इसे सॉल्व कर लेते हैं टू फाइंड आउट आर की वैल्यू. सो साइन थीटा कितना दिया हुआ है, साइन थीटा वैल्यू लिख देंगे यहां पे, साइन 37 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू आर माइनस 2.1. सो साइन 37 है 0.6 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू आर माइनस 2.1. सो ओवरऑल आर माइनस 2.1 इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 0.5 1.5 कितना होता है 0.6. इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.9. देन आर इज इक्वल्स टू 0.9 प्लस 2.1 इज इक्वल्स टू 3. सो आर की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 3. सो आर मिला हमें 3. अब tan थीटा के लिए हमें देखना पड़ेगा cos थीटा की वैल्यू. सबसे पहले cos थीटा इज गिवन बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो यहां पे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस 0.6 स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 0.36. अंडर रूट 1 माइनस 0.36 इज 0.64 विच इज इक्वल टू 0.8. सो अब बात करते हैं tan थीटा की. सो फॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 0.6, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 0.8, पॉइंट पॉइंट कैंसल. सो 6/8 इज 3/4. सो tan थीटा आ जाता है 3/4. तो अब ये सारी वैल्यूज को हम इसमें सब्सटीट्यूट करें, सो n इक्वल टू अंडर रूट tan थीटा की वैल्यू 3/4 इंटू आर की वैल्यू है 3 इंटू जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं. सो 3 यहां पे कैंसल हो जाता है. सॉरी वी मेड अ मिस्टेक हियर, यहां पे सॉरी जी नहीं था 4r था. सो यहाँ पे 4r चाहिए था, जी नहीं थे चाहिए था 4r. अब देख सकते हो यहाँ पे 4r था, तो 4r tan के पास जाएगा तो डिवाइड में यहाँ पे 4r. सो 4 ही लिखना पड़ेगा इधर 4r. देन सो 3 कैंसल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/4 4 जा 16. सो 16 का रूट हो जाएगा 1/4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. तो ये रहेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रहेगा इसका 1/4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन ऑफ फनल इज 37 डिग्री. एक फनल है, सो इसका सेमी वर्टिकल एंगल जो है, दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल, ये कितना दिया हुआ है 37 डिग्री. देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल. फनल के अंदर में स्मॉल बॉल है. ऑन रोटेटिंग द फनल मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनल इज 2 मीटर पर सेकेंड. सो जैसे ही आप इमेजिन कीजिए इसे कि बॉल को रोटेट किया जा रहा है तो बॉल ऊपर आएगा, तो मैक्सिमम स्पीड जो कही गई है इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, वी मैक्स दिया हुआ है हमें 2 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनल. सो इसकी जो इनर रेडियस क्या होगी हमें बताना है.
जब वो मैक्सिमम स्पीड से जाएगा, मैक्सिमम स्पीड से वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे आएगा। सो इनर रेडियस उसकी क्या होने वाली है हमें बताना है। इफ देयर इज एनी स्पीड लिमिट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, सो आगे क्वेश्चन की ओर हम बाद में आते हैं, पहले हम इनर रेडियस फाइंड आउट करते हैं। सो बॉल सपोज 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे घूमने पर यहां तक आ रहा है, सो इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे सो नॉर्मल रिएक्शन को स्प्लिट करते हैं हम। सो ये हो जाएगा 37, ये 37 है, ये 90 हो जाएगा। सो ये 90 माइनस 37, तो ये कितना हो जाएगा 37। सो दिस शुड बी n cos 37 एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी n sin 37 एंड यहाँ पे डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, n sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट n sin 37 बैलेंस कर रहा है mg को, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n cos 37 ये बैलेंस कर रहा है mv स्क्वायर बाय r को। सो अगर हम दोनों का रेशियो लेते हैं तो दोनों का रेशियो लेने पे हमें क्या मिलेगा, tan 37 nn कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा r ऊपर चले जाएगा, rg बाय v स्क्वायर। सो हमें रेडियस के लिए रीअरेंज करना है, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर tan 37 बाय g। सो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम रेडियस, r मैक्स क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू v मैक्स द स्क्वायर tan 37 डिग्री डिवाइड बाय g। सो व्हाट इज v मैक्स, v मैक्स वेलोसिटी दी हुई है 2, v मैक्स 2 द स्क्वायर tan 37 अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा इट इज 3/4 डिवाइड बाय g की वैल्यू कितनी है 10। सो 2 द स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, 3/10 इज 0.3 मीटर। तो रेडियस कितना मिला, मैक्सिमम रेडियस इज 0.3 मीटर। अब यहां पर क्या कहा गया है कि इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन पे कोई लिमिट है क्या। सो रिमेंबर v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रिलेशन हम देख चुके हैं। सो ओमेगा की वैल्यू 2πn होती है, तो ये हो जाएगा r इंटू 2πn। अब देखिए जैसे जैसे हम इसकी स्पीड कम करेंगे, रोटेशन की स्पीड अगर हम कम करते हैं तो इसका रेडियस भी कम होगा, और रेडियस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आप इमेजिन कीजिए ये घूमते हुए नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब उसकी अगर स्पीड कम हो रही है और नीचे रेडियस भी कम हो रही है। रिमेंबर मैं आपके लिए लिख देता हूं, व्हेन वी गो फॉर लोअर लिमिट ऑफ स्पीड, लोअर लिमिट ऑफ स्पीड व्हाइल रोटेटिंग, तो उसके वजह से क्या होगा, वेलोसिटी जीरो की ओर जा रही है, उसके वजह से रेडियस भी जीरो की ओर जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली बढ़ने लगेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगी। सो इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, हेंस स्पेसिफिक लिमिट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो देर इज नो लोअर लिमिट, बट उसकी मैक्सिमम लिमिट हमें, सॉरी देर इज नो मैक्सिमम लिमिट बट हम लोअर लिमिट निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द फ्रीक्वेंसी इज इट्स लोअर लिमिट। सो जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो बॉल ऊपर जा रहा है मैक्सिमम स्पीड के साथ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सो इट विल बी पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल फॉर r इक्वल टू आर मैक्स। देखिए जब कोनिकल पेंडुलम में बॉल नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है तो n क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और बॉल ऊपर जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो फ्रीक्वेंसी कम कब होगी, जब r मैक्सिमम रहेगा। सो n मिनिमम के लिए हम लिखते हैं फॉर्मूला। सो n मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v मैक्स
डिवाइड बाय 2 पाई आर मैक्स। अब ये कैसे बना, हमें पता है टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है, सरकमफरेंस जितना 2 पाई आर, और स्पीड है v, एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। सो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, v अपॉन 2 पाई आर। तो इससे हमने ये फॉर्मूला बनाया। इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे v की वैल्यू है 2, देन 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू पाई ही रखते हैं, आर मैक्स इज 0.3, सो 2 कैंसिल। सो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा वैल्यू, 1 अपॉन 0.3 इंटू पाई। सो 1 अपॉन 0.3, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, सो 1 अपॉन ये वैल्यू आती है अराउंड 0.942, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी लिमिट नहीं है, बट मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, अप्रोक्स 1। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है हमारे पास 1। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कीजिए अलायंस एजुकेशन को, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे, एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए, अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस, एंड हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है या कोई और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 हिट द लाइक बटन and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.